सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। नवाज शरीफ बीमार हैं, लंदन में हैं और तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर उनके 7 मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर टेस्ट किए गए हैं। किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई और लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब जिन्हें 4 हफ्तों की इजाज़त मिली थी लाहौर हाई कोर्ट से, अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। सियासी सरगर्मियों का ऐलान हो गया है। बड़े बड़े रहनुमा जो लाहौर में थे, इस्लामाबाद में थे, मुस्लिम लीग नून के, वो लंदन पहुंच गए हैं और अब एक ऐसी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है कि शायद मुल्क में किस तरह सियासी मंजरनामा बदलेगा, मुस्लिम लीग नून उसके अंदर सामने आएगी। नवाज शरीफ साहब बीमार ही रहेंगे और वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तय है कि मुस्लिम लीग नून तमाम चीज़ों के अंदर अपना नुक्ता नज़र लेकर आएगी। ये भी इज़लात हैं कि 4 हफ्ते कब जो बात फैसला हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर जाना है। पाकिस्तान में तशख़ीस नहीं हो पा रही थी उनके इलाज की, लंदन में भी अब तक तशख़ीस नहीं हो पाई है कि उन्हें मर्ज़ किया है, तो वो अमेरिका तशरीफ़ ले जाएं और फिर एक रुक्का आ जाए जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा हो जाएगा, जिसमें तय किया जाएगा कि उनके इलाज के बारे में अभी बहुत काम होना बाकी है। ये तमाम सूरत हाल लंदन में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बड़ा इनकिलाब, एक बड़ा मामला पाकिस्तान में रूनुमा हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा और अब पेश खिदमत है डिजिटल पाकिस्तान। डिजिटल पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है? ज़राअत सारी कंप्यूटराइज्ड होगी, एक पाकिस्तानी कंप्यूटराइज होगा, हर इदारा, हर महकमा, सब कुछ कंप्यूटराइज होगा और पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। इस प्रोजेक्ट के रूह रवां ज़ाहिर वफाकी वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि पहले हम इसको जिक्र करें, इस मामले को जिक्र करें, क्योंकि इनकलाब से कम नहीं है डिजिटल पाकिस्तान। हर चीज़ रिकॉर्ड पर, हर मामला रिकॉर्ड पर, करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ये क्या ऐसा तो नहीं है कि 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर जैसा दावा करने के बाद इसके अंदर भी कहीं मामला सुस्त रवि का मुजाहरा ना हो? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा कदम आपकी वजारत ले रही, जब से मेरा ख्याल है वजारत बनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जब से वजारत का क़याम आया है उसके बाद सबसे बड़ा काम ये आया है। और ये काम मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इसलिए कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये उससे बड़ा काम है कि पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर दिया जाए, हर महकमे को कर दिया जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं मैंने ताख़ीर से फैसला किया, लेकिन उन्होंने आपको भी शाबाश दी और लोग भी बहुत सारे शामिल हैं। आप लोग बहुत सारे ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो गए जो पाकिस्तानी बाहर से आकर यहाँ काम करेंगे। लेकिन हमें ज़रा बताएं शुरू कहाँ से करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये परसों शुरू नहीं हुआ, ये काम हो रहा था, लेकिन इसको एक नई तवानाई की ज़रूरत थी। अच्छा, आप सबको पता है कि मैंने उस दिन ही बात की कि एक तब्दीली जो है वो है जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तब्दीली बहुत तेजी से बाहर से आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी, इन सब ने बल्कि आज के दौर को लोग कह रहे हैं ABC का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, ब्लॉकचेन और क्लाउड का दौर है। तो कल जिसके पास डाटा होगा हम सब उसके गुलाम होंगे। कल फैसला डाटा की बुनियाद पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें कर रही होंगी। हम रुकना चाहें भी तो रुक नहीं सकते हैं। हमने खुद को तब्दील नहीं किया तो हालात हमें इस तरह तब्दील कर देंगे कि हमें रेलेवेंट हो जाएंगे। इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। अच्छा, दुनिया में कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, खत्ता करता है। हमारा खत्ता तरक्की कर रहा है, हम नहीं कर पाए, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। 1 करोड़ नौकरियों का जो मामला है वो भी शायद इसके जरिए ही हो जाए, इसके जरिए हो जाए, आपकी वजारत के जरिए हो जाए। ये बात मुझे ये बात का एतराफ़ करने दीजिए कि रफ्तार अज़ियतनाक हद तक स्लो रही है। शायद हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो या तो तब्दील होना नहीं चाह रही इस तब्दीली के साथ, या वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि सबसे बड़ी रुकावट वही है। पेपर के साथ एक पेपर लेस होगी ना, और फिर तो ये जो मशीनें हैं वो सारा फैसला कर देंगी, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी, हर चीज का रिकॉर्ड होगा। फिर आप देखिएगा ऑफिसों में आग लगने भी बंद हो जाएंगी।
चौथे फ्लोर। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, आप बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की, इंटरनेट ऑफ थिंग की, ये जो तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, मैं चाहिए रहा था कि इसका कोई रोड मैप होगा। आप कह रहे हैं बहुत पहले से काम चल रहा था, लेकिन नहीं इस पे नहीं, देखिए मैंने कल भी कहा ना कि उस दिन भी कहा है कि भैया अभी कोई बोल दे कि हम पाकिस्तान को बुलेट ट्रेन दे देंगे, हमारे पास तो वो पटरियां नहीं जिसमें दौड़नी है। तो ये इब्तदाई काम जो कि कम से कम सबसे पहले तो जितनी मिनिस्ट्रियां उनको पेपरलेस हो जाना चाहिए ना, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की जो कर सकते हैं, और जो सूबे जो है उनकी आईटी बोर्ड के जरिए वो अपने अपने इदारों को करना चाहे करें। पंजाब में कुछ काम किया हुआ है इसमें, तो फिर बहुत तेज नहीं, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी, बहुत सारी चीजों की सियासी सूरत हाल भी, बहुत सारी चीजों की उस तरह फ्री हैंड नहीं दे रही होती है हमें। लेकिन हमने खुद अंदाजा किया, जैसे 2-3 मुल्क छोटे छोटे ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे कंप्यूटराइज हैं, तो वो अंदाजा करते हैं कि एक साल में उन्होंने 100 साल का के आवर्स बचा लिए हैं इसी तरह डिजिटलाइज करके। वो बार बार पेपर, आप विंडो की बात करते हैं, यहाँ तो ये है कि एक दफा आपने एप्लीकेशन दे दी वो काफी है। उसके बाद आपका खुद मुझे लगता है कि नादरा का जो हमारा कार्ड है वो अंडर यूटिलाइज है, वो हमारे बहुत सारे मसलों को हल कर सकता है। हाँ, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये मतलब प्रैक्टिकल कैसे होगा? हमारी गवर्नेंस, हमारी मैनेजमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल लोग, ये कोई चाहता ही नहीं ऐसा कुछ हो जाए। फैसल ये जो हकायक का बता रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा शायद मुंह खोल के खड़े हुए हूँ। नाकामी के डर से आगे बढ़ने की कोशिश को तर्क कर देना मेरा ख्याल है अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी सी कोशिश करेंगे। मैं वजीर आजम साहब से तवक्को रखूंगा कि जो इसमें जो लोग भी रुकावट बन रहे होंगे वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे होंगे, तो उनके लिए भी हमें कोई लॉज बनाने पड़ेंगे, कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा एक और मौजू भी तो माफिया को भी हिला के रख देगा ये ना। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, हम इस पे मुसलसल बात भी करते रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक और मीटिंग आपकी कल वजीर आजम साहब से हुई, सिंध के मामलात के ऊपर इत्तेहादी जमातों के लीडरान बैठे थे और उसमें गुफ्तगू शायद सिंध की गवर्नेंस, सिंध की हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद, ये तमाम चीज़ें होती रही, लेकिन सिंध की हुकूमत के आज का दिन उनकी तारीख का बड़ा दिन है। आज 7 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने आज कराची में कर दिया है, अंडर पासेस का, इसका। और जो बात हो रही थी गवर्नेंस ठीक नहीं है, करप्शन है बहुत ज़्यादा, वो परसेप्शन जो कल वाली मीटिंग में था वो आज थोड़ा सा गलत साबित हुआ है। नहीं, ये देखना है जी कि उनको बिल कितना आ रहा है। कराची का जो हाल है, ये 7 बड़े मंसूबों से वो जराइम खत्म हो जाएंगे। 11 साल से जो माशी दहशतगर्दी हुई है सिंध के शहरी इलाकों के साथ, हम 70 साल में छोटे छोटे शहरों में, सिंध के भी, पंजाब के यूनिवर्सिटियां, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर रहा है हैदराबाद, उसमें आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी है। वो ये सियासी स्टंट तो हो सकता है कि आपने 11 साल में एक साथ 7 बड़े मंसूबों एक साथ खड़ा करके एक कोशिश की है, इनको जवाब देना है। ये कराची जो 95% सिंध के बजट का दे रहा है, तो ये खर्च कहाँ हो रहा है और सबसे पहले खर्च होना कहाँ चाहिए? कल इमरान खान साहब ने जो बात कही, आप क्या उनके साथ, उनकी लीडरशिप के अंदर कराची में क्या तब्दीलियां का प्लान कर रहे हैं? मतलब कराची में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर लॉ तब्दील की बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को इतने पावर के अंदर है कि वो आपको कुछ करने नहीं देगी। फैसल 2 चीजें हैं। एक तो ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो किस काम के लिए है? वो 11 साल में उसकी एक ही मीटिंग हुई है, 2। तो वो उसूल जिसके तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, उसी उसूल के तहत, उसी फार्मूले के तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को भी काम करना चाहिए। ठीक है, इसको अगर डॉक्टर साहब एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, तो उसको आईनी जरूरत बनानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम मौजू है, मैं आपसे आइंदा भी रब्ता करूंगा। इस वक्त हम हफीज़ शेख साहब मुशीर ख़जाना गुफ्तगू कर रहे हैं जी। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब खिताब कर रहे थे, लेकिन वो शायद उनका खिताब के अंदर कोई खलल आए। मेरे साथ शाहिद जुतोई साहब भी मौजूद है, लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो आप बात कह रहे थे बात मुकम्मल कर लीजिए प्लीज़। देखिए, 18वीं तरमीम के जरिए चूँकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, उसके जरिए एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है। खास तौर पर उसकी बदतरीन मिसाल सिंध है। उसमें तो ये जो वफाक ने सूबों को कुछ चीजें डिवॉल्व की, सूबों को कुछ चीजें डिवॉल्व करनी थी। निचले 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट को, बुनियादी जमहूरियत को
मुस्तहकम करने के लिए। इन्होंने तो जो कुछ थोड़ी बहुत पहले से थी मुशर्रफ साहब के पास थी, वो भी खत्म कर दी, उसको भी अपने पास ले लिया है। ये इन्होंने आइन से मुतसादिम एक निजाम बनाया है, आइन के साथ इन्होंने टकराव लिया है। लेकिन कोई इन्हें चैलेंज नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट के अंदर, सिंध की असेंबली के अंदर इतने मजबूत, इतने ज्यादा तादाद के अंदर है कि आप भी जितनी बातें कर रहे हो, लेकिन पीपल्स पार्टी को, लेकिन ये अदालतें भी किसी काम के लिए बनाई गई है ना, अदालतों के अंदर मामला है, अदालतों से आर्टिकल 140A से मुतसादिम आइन बन ही नहीं सकता। सिंध में कैसे बना हुआ है? 1.25 साल 2 साल से हमारी इस हवाले से पिटीशन जो है आला अदालतों में सिसक रही हैं। कराची की मर्दमशुमारी से लेकर, भाई आप मुझे हमें कहने दीजिए ना कि पूरी आप एक नेशन को, एक शनाख्त को डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं। उनसे आपने उनको गिना नहीं, आपने फिर हल्का बंदियों के जरिए उनकी नुमाइंदगी को कम करने की कोशिश की, फिर उनके वोट को ही नहीं गिनने की तकल्लुफ की, तो वो उसकी यानी कि 10, 15, 25% पे आपने उसकी नुमाइंदगी कर दी असेंबलियों में। पहले डॉक्टर साहब ये सारे पॉइंट बहुत वैलिड हैं, पुराने भी हो गए और केस भी चल रहे हैं, लेकिन आपके पास इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के बाद कि इमरान खान साहब की भी सारे ख्वाहिशात आपकी जानिब पे, और आप एक शायद ज़्यादा नौकरियाँ दे सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम के अंदर शामिल रखूँगा और इस मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहेंगे। शाहिद तोई साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है, डॉक्टर साहब फैक्ट्स की बातें कर रहे थे, कोई बात भी मुझे ऐसी नहीं लग रही थी कि वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। मेरा ख्याल है और एमक्यूएम के रहनुमा ज़्यादा गुस्से के अंदर एग्रेसिव होकर बात करते हैं। डॉक्टर साहब तो फैक्ट्स के हिसाब से बात कर रहे थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है उसके अंदर बिलाशुबा करप्शन के इल्ज़ामात, मिसमैनेजमेंट के इल्ज़ामात, सारे महकमे कराची के अपने पास रख लेना, डिलीवर ना करना, ये 11-12 साल के अंदर सब कुछ होता रहा। एक दफ़ा आपने मुझे डेटा शेयर किया था जिसमें आपने बताया था कि 11-12 साल के अंदर तकरीबन 7,000 समथिंग अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के जरिए अप्रूव करवाए हैं। पैसा कितना लगा है? और आज का दिन जो 7 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया, इससे क्या वो करप्शन के पुराने मामला ये सारे धुल जाएंगे या ज़रा धुंधले हो जाएंगे? फैसल साहब, ये कराची में जो बड़े तरक्याती मंसूबे हैं वो मुकम्मल भी हुए हैं और शहर के लोगों को नज़र भी आते हैं। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने 7 मंसूबे मुकम्मल किए हैं, इससे पहले भी कई सड़कों के मंसूबे, कई फ्लाईओवर्स के, कई अंडरपासेस के मंसूबे पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 11 साल में मुकम्मल कर चुकी है। ये बात अलग है कि इससे ज़्यादा काम होना चाहिए था, इससे ज़्यादा पैसा लगना चाहिए था, ये अलग बात है। लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल हुआ है, ग्राउंड पर नजर आना शुरू हुआ है, नजर आ रहा है, शहर के लोगों को भी नजर आ रहा है। बाकी ये डॉक्टर साहब का कहना ये है कि कराची बहुत ज़्यादा इनकम देता है, कराची बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है सूबे को भी और वफाक को भी। तो वफाक और सूबे को इस शहर पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। 3 करोड़ की आबादी है, इस शहर का ज़्यादा हक बनता है और इस शहर की तरक्याती मंसूबों पर मज़ीद खर्चा होना चाहिए। करप्शन ज़रा कम होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। अगर है तो कम होनी चाहिए। आप समझते नहीं है? अगर नहीं है, नहीं आप समझते करप्शन नहीं है? देखिए, बात सुने, मामलात सारे अदालतों में हैं। नहीं, करप्शन सुबह शाम दोपहर हर दफ्तर के अंदर चल रही है। एक वजीर आला, एक गवर्नर, हर आदमी जो है वांटेड है। साबिक 6 चीफ सेक्रेटरी आपकी रिपोर्ट के मुताबिक नैब के अंदर वांटेड है। भी आप कह रहे हैं अगर है, खैर चले, अगर है के ऊपर मैं शाहिद साहब को छोड़ता हूँ। लंदन के अंदर क्या हो रहा है? लंदन के अंदर एक ऐसे शख्स जो कि जेल में थे, जेल के बाद वो हॉस्पिटल में आए लाहौर में आने के बाद अपने घर आए, जाती उम्र आए, जाती उम्र के बाद अदालत ने उन्हें हुक्म दिया कि वो बाहर इलाज करवा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब वो लंदन तशरीफ ले गए। मैं भी उस दौरान लंदन था, मैंने उनकी तबीयत के बारे में बहुत सारे लोगों से पूछा और ख़ुद भी देखा। लेकिन अब तकरीबन 3 हफ्ते होने को आए हैं नवाज शरीफ साहब को लंदन में। 7 मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर उनके टेस्ट हुए हैं, टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अब मामला है कि और बहुत सारे सीनियर रहनुमा लंदन पहुंच चुके हैं। मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी, एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर। आफ्ताब सिद्दीकी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब की तबीयत के बारे में पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी अस्पताल के लोग कोई तशखीस नहीं लगा सके कि इनको बीमारी क्या है। लंदन में भी यही तकरीबन सूरत हाल है। आखिर बीमारी मियाँ साहब को है क्या? लंदन के डॉक्टर्स, लंदन के हॉस्पिटल्स, आपका अंदाज़ा क्या है, क्या बीमारी है मियाँ साहब को? फैसल, बीमारी मियाँ साहब को बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब कैन नॉट स्टे इन अ सेंट्रल जेल प्रिजन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाहे वो लंदन की जेल हो, चाहे वो पाकिस्तान की जेल हो, बीमारी कोई नहीं है। मियाँ साहब की जो
तबीयत नासाज है, वो इस उम्र में पाकिस्तान में 90% लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है। आपकी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इतना अच्छा ऑपरेट नहीं करते, तो आपकी जो ब्लड सिचुएशन है वो ब्लड पिक्चर जिसे डॉक्टर कहते हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है। डॉक्टर अंसारी का जो बयान था पाकिस्तान में, जो ब्लड डिसऑर्डर का एक इदारा चलाते हैं कराची में, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराऊंगा। बिकॉज हुआ ये कि जब वो यहाँ लंदन पहुंचे और यहाँ के डॉक्टर्स ने जब उनको देखा तो डॉक्टर्स ने उनको घर भेज दिया। यहाँ पे एक रात उनका एडमिशन नहीं हो सका। की वजह ये थी कि वहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये जो सिचुएशन है ये हम यूजुअली घर में लोगों की मैनेज करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, और उसके साथ साथ ये चीज़ जो प्लेटलेट्स का ऊपर नीचे होना है वो वहाँ घरों में मैनेज होता है। तो बरतानिया में भी कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं आई, फैसल वही रहा कि वो उन्हें घर भेज दिया गया दवाइयों के साथ। अच्छा, अब ये सियासत कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ठीक है, 7 हॉस्पिटल में टेस्ट हो गए। अच्छा आफ्ताब साहब, 7 हॉस्पिटल्स के अंदर विजिट हो गए, टेस्ट हो गए। अगर आपकी बात दुरुस्त है, जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, यहाँ पर भी इसी तरह की राय रखते हैं, लेकिन एक अहम शख्सियत है, एक पार्टी के कायद भी हैं, वो पॉलिटिकल सिचुएशन में अब एक्टिव भी थोड़ा सा होने जा रहे हैं। अब अगला कदम क्या होगा यहाँ पे? क्या किसी हॉस्पिटल को की जानिब से कोई ख़त लेकर के इनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अदालत में पेश करने के लिए ख़त लिखा जाएगा और वो लंदन के हॉस्पिटल से ख़त मिल जाएगा, और लंदन में ऐसे हॉस्पिटल ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ख़त लिख कर दे दें कि हाँ आप अपने अदालत में जमा करवा दें, इलाज करवाएं, यहाँ रहें, कोई मसला नहीं है? ऐसा हो जाएगा लंदन से? आई थिंक फैसल, जहाँ तक आप प्रैक्टिकलिटी समझते हैं, आई थिंक ऐसा होने में कोई हरज नहीं है। बिकॉज इशू ये है कि जो बीमारी उनको पाकिस्तान में, तो वही बीमारी यहाँ भी लाक है, और उसके दौरान उनको घर पे बैठने की जो प्रोविजन है वो लंदन के हॉस्पिटल भी देंगे और कहेंगे आपको स्ट्रेस ना हो, तो आप इसलिए अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, और आप आप समझ लें पुरआसाइश जिंदगी के आदी हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स जो उनका बैकग्राउंड, मैं आपको चाहूंगा आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब इस वक्त वीडियो लिंक। हसन मुर्तज़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी। हम सारा पाकिस्तान चाहता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक हो जाए और शहबाज शरीफ साहब की तबीयत भी ठीक हो जाए और वापस तशरीफ़ ले आएँ पाकिस्तान और आके सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बरकरार रहें और उसी तरह से चले। लेकिन सबको ये परेशानी भी है कि मोहतरम जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी सहूलत मिलनी चाहिए, उनको भी वो मौलजीन उनके मिलने चाहिए जो उनकी तबीयत के बारे में परेशान हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी वो रियायत मिले, उसी तरह की रियायत मिले जो इंसाफ हमें नवाज शरीफ साहब के मामले में देखने को मिला है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। जी सर। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है जी, ये तो कोई उनका स्पोक्समैन नहीं बता सकता है कि उनको क्या रिलीफ मिला है और क्या है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस मुल्क के अंदर सियासी बहरान पैदा हुआ है, सारे कायदीन जो हैं वो वापस आएँ और इस बहरान को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जहाँ तक ताल्लुक है आसिफ अली जरदारी साहब का, तो आसिफ अली जरदारी साहब का तो एक ही मुतालबा है कि या मेरे पे वो जुर्म साबित किए जाएं जिनका इल्ज़ाम मेरे पे ठहराया गया है, या मेरे से माफ़ी मांगी जाए और मुझे रिहा किया जाए। उनकी जो सेहत अचानक गिरी इन थोड़े दिनों में, तो उस पर उनके बच्चों को भी तशवीश थी, पार्टी को भी तशवीश थी। हम साथ ये कोशिश की कि वो बेल अप्लाई करें और अपना इलाज करवा सके, जिस पे वो रजामंद नहीं हो रहे थे। बिलाखिर बच्चों ने कोशिश की, चेयरमैन बिलावल साहब ने कोशिश की, उनकी बेटियों ने कोशिश की, तो वो इस बात पे मान गए कि ठीक है मेरी बेल जो है मैं मूव करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत कम जो है वो इंसाफ की तवक्को होती है, क्योंकि इन्हें कभी रिलीफ नहीं मिलता। हम अदालती जो जबर है उसका निशाना भी रहे, अदालती कत्ल भी हुए, लेकिन हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया, अदालतों के साथ खड़े हुए इंसाफ मांगने के लिए किया। लेकिन अपने बिल्कुल आसिफ अली खान जरदारी को भी उनकी जो तबीयत ठीक नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए, इलाज के मामलात उनके साथ भी होने चाहिए। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं रोहिल असगर साहब। रोहिल असगर साहब, अब बैठक जो है वो लग रही है लंदन में, और नवाज शरीफ साहब को जो इलाज के लिए लंदन तशरीफ़ ले गए थे, तकरीबन 3 हफ्ते होने को आए हैं, 7 हॉस्पिटल में उन्होंने विज़िट किए हैं, टेस्ट बहुत सारे हो गए हैं, पूरी कौम परेशान है मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से।
और साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत के हवाले से भी दो बड़ी पार्टियों के रहनुमा हैं जिनके ऊपर केसेस भी हैं, अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, इलाज के मामला भी हैं। लेकिन असल में ये जो आप जानते होंगे, आपके बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो लंदन पहुंच गए हैं। मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए या मियाँ साहब से मशवरों के लिए पाकिस्तान में जो सियासी मामलात हैं, दो बड़े अहम मामलात हैं जिसके ऊपर मशवरे किए जाएंगे, ऐसा कोई आपके पास इतलात है कि मियाँ साहब इसके ऊपर मशवरा देंगे या सिर्फ आपने इलाज के गर्ज से ही वहाँ पर हैं? बिस्मिल्लाह। नहीं, आप मेरे ख्याल में शायद हम चीज़ों को गुडमुड कर देते हैं, मैं मिक्सअप कर देते हैं ना सारा कुछ। अब देखिए मियाँ साहब तो वहाँ पे हैं, मियाँ साहब की हालत जो है वो आपके सामने ही है। मेरे ख्याल में कोई दिन ऐसा होता है जिससे वो हॉस्पिटल नहीं जाते और अपने टेस्ट नहीं करवाते। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो ऐसी मामला थे जो मेरे ख्याल में शायद आपके यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं थे और वो उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ा और बाहर वो डायग्नोज होगा कि असल वजह क्या बीमारी की या इस तरह जो उनकी वो सब कुछ ख़राब हुआ है इतनी जल्दी, वो उसकी वजूहत क्या हैं वो याद हो। मतलब इस पर ना मुझे कोई शक व शुबा होना चाहिए, ना आपको होना चाहिए, ना किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इंग्लैंड के जो हॉस्पिटल्स हैं वो फिर अपने प्रेस रिलीज देते हैं या वो खुद बताते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मरीज़ के लिए या उसके लाकिन के लिए तशवीश का बायस न बन जाए या उसके मिलने वाले या दोस्तों के लिए तशवीश का बायस न बन जाए, उस वक्त तक वो उसको सही राज रखते हैं, वरना वो साहब बड़ी आपने बड़ी अहम बात की कि लंदन के हॉस्पिटल जो है वो प्रेस आते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा लंदन से भी, और बाद में आपसे यहीं से ब्रेक के बाद शुरू करता हूँ रोहिल असगर साहब, एक न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या अब तक 7 हॉस्पिटल के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब गए हैं कहीं से कोई प्रेस नोट जारी हुआ उनकी हेल्थ के बारे में, इस वक्फे के बाद। लंदन में नवाज शरीफ साहब का इलाज जारी है। तकरीबन 7 हॉस्पिटल में उनका विजिट हो चुका है, मुख्तलिफ टेस्ट लिए जा रहे हैं। अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब बहुत सारे मुस्लिम लीग रहनुमा भी लंदन पहुंच गए हैं, कौमी सियासी सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन सब परेशान है पाकिस्तान में भी, लंदन में भी, कि मियाँ साहब की तबीयत कैसे ठीक होगी, कैसे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। हमारा मौजू यही है गुफ्तगू का। रोहिल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। रोहिल असगर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, आप ब्रेक से पहले जो कह रहे थे सर। मैं वो आपका जो मेन सवाल था ना, मैं उस बारे में कह रहा था। आपने कहा था कि रहनुमा वहाँ पे गए हैं जी, तो आपको शायद मेरे ख्याल में इस बात का इल्म तो होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी अपने भाई की तीमारदारी और उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे हैं और वो हर हॉस्पिटल में हर जगह उनके साथ होते हैं, उनके साथ जाते हैं। तो गालिबन उन्होंने अपने उन रहनुमाओं को वहाँ पे याद किया होगा कि भाई आपने गैर मौजूदगी में कैसे आपने इस सियासी जमात को मुस्लिम लीग नून को कैसे आपने आगे लेके जाना है। और फिर आप देखें ना 2-3 ऐसे बड़े अहम मामला हैं जो आप अपने मुझे नहीं पता पहले आप कुछ डिस्कस कर रहे थे जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब की बीमारी के हवाले से था, बाकी लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से है, और उसके बाद बड़ा अहम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से है, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपने अपनी आरा देनी है, जिसमें आपने अपने ख़त्मी को मामला तय करने हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे जाना, और जब जाएंगे ऑब्वियसली अपने रहनुमा की वहाँ पे तीमारदारी भी करेंगे, लेकिन इसमें श्योरली कि ये बैठक जो होगी ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ होगी और उस पर पार्टी अमूर को तय किया जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस किस्म के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में इस वक्त डेवलप हुए हैं, और अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गलती है या नालायकी है या नासमझी की बना पे जाहिर है अब पूरी कौम समझ गई है नालायकी किसकी थी, लेकिन आपने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है, जो बैटल है वो शहबाज शरीफ साहब ने लड़नी है। मैं शायद के हिसाब से इस पर जवाब लूँगा, लेकिन एक बहुत सीनियर रहनुमा हमारे साथ वजाद खान इस वक्त लंदन से मौजूद हैं। वजाद खान साहब, पूरी कौम परेशान है, मियाँ साहब की तबीयत के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चलता। कभी हुसैन नवाज कुछ बात कहते हैं, कभी उनके डॉक्टर कोई बात कहते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब बात कहते हैं, सब दुआएं कर रहे हैं।
ये मुझे एक चीज़ छोटी सी समझा दें, ये जो 7 हॉस्पिटल का विजिट हुआ है मियाँ साहब की सेहत के हवाले से, टेस्ट हुए हैं, क्या अब तक किसी अस्पताल ने कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट, कोई प्रेस रिलीज जारी की है मियाँ साहब के इलाज और उनके सेहत के हवाले से? कि आपने कहा कि एक सीनियर रहनुमा है तो आपको पता है मैं रहनुमा नहीं हूँ, मैं तो एक साफी हूँ छोटा सा। जी जी तो हाँ, तो मैं बींगे जर्नलिस्ट की बात करूंगा कि सबसे पहले बात यह है कि लंदन का जो लीगल एटमॉस्फेयर है वो आप बहुत बेहतर जानते हैं। आप कई दफा यहाँ पे आते रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। जब किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है तो हम जैसा भी कोई मरीज जाए तो वो उसके डॉक्टर्स जो है उसकी रिपोर्ट्स मेरी मर्जी के बगैर किसी को नहीं बताएंगे। तो जब तक आपने ठीक कहा कि 6-7 हॉस्पिटल्स में मियाँ साहब गए हैं और मैं गवाह हूँ 2-3 हॉस्पिटल जाके वो 3-3, 4-4 घंटे भी हॉस्पिटल के अंदर रहे हैं। और हसन नवाज एक दिन बाहर आके तो कोई फोन आया, शायद वो मियाँ नवाज शरीफ की बेटी का था, तो उन्होंने कोई हालचाल पूछा, उन्होंने कहा बस दुआ करें अल्लाह बेहतर करेगा। ये बात मैंने खुद सुनी जी। तो एक बंदा जो उसकी 18 दिन बाद आपको पता है वो 69 इयर्स के हो जाएंगे मियाँ नवाज शरीफ जी, जी जी, उनका हार्ट बाईपास हुआ है और उनको और भी 1-2 बीमारियां हैं। तो एक ऐसा बंदा जो 70 के करीब है वो बीमार तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है जब कुलसूम नवाज साहबा बीमार थी तो बहुत सी रूमर्स इधर उधर उड़ती थी कि वो कोई बीमारी नहीं है, तो ये तो ड्रामा हो रहा है, तो ये तो वो हो रहा है। अब एक जिंदा आदमी अब कहा जा रहा है कि वो तो बाजारों में घूम रहे हैं जी, ये तो शॉपिंग कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे आए हैं, उनका घर है यहाँ पे, तो वो शॉपिंग भी करेंगे, बाजारों में घूमे। हम इस बात में नहीं जाते, हम उनकी बीमारी पे आते हैं कि उनकी जो बीमारी है वो 6-7 हॉस्पिटल में भी अभी तशखीस हो रही है और उनके लवाहकीन हैं या डॉक्टर उनके साथ जो अदनान है वो यही आके साथियों को बताते हैं कि हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन मेरी खबर ये है जी, जो खबरें ये पहले भी चुकी हैं कि अल्टीमेट उनका इलाज जो होगा वो अमेरिका में बोस्टन में होगा। उनका इलाज तो अमेरिका में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वजाद खान साहब। मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी हम जरदारी साहब के इलाज के बारे में क्यों फैसला नहीं कर पा रहे, पीपल्स पार्टी कितनी हिजान की सी कैफियत के अंदर है। मैं हसन मुर्तज़ा साहब, हम जरदारी साहब का इलाज पाकिस्तान से बाहर करवाने के लिए एफर्ट क्यों नहीं कर रहे? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहते कि जरदारी साहब दुबई चले जाएं, लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं? इतना मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं और एक तरफ मियाँ साहब को अच्छी सहूलत मिली हुई है, जरदारी साहब की सहूलत आखिर उन्हें कब मिलेगी? देखें, इतना कोई पीपल्स पार्टी के लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो अपना मुआलिज जो है उसके बोर्ड में शामिल करने की इजाज़त अदालत ने दी है। गवर्नमेंट तो हमें अपना जो हमारा डॉक्टर है उसको चेक करने की इजाज़त नहीं दे रहे। हमने सिंध में रिक्वेस्ट की है कि हमें सिंध से इलाज करवा लेने दिया जाए। हमारे केसेस सिंध के हैं, हमारी अदालतें सिंध की हैं, हमारे इदारे सिंध के हैं, हमें सिंध से करवा, हमें सिंध की इजाज़त नहीं मिल रही। आप हमें कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एफर्ट क्यों नहीं करती कि जरदारी साहब को। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नई डेवलपमेंट हुई है, सारे मामला भी मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं। एक इनसाइड इंफॉर्मेशन शायद तो साहब के पास मौजूद है, लोग बहुत सारे अंदाजे लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद एक मुलजिम थे, जमानत पर अपने भाई को ले गए, साबिक वज़ीर आज़म को लंदन में खुद भी इलाज करवा रहे हैं। शाहिद तो साहब, क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? फैसल साहब, ये कुछ अरसे में सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होगी। कुछ अरसा पहले ये तासुर पाया जाता था कि शहबाज शरीफ साहब मुक़्तदर हलकों के बारे में बहुत नरम रवैया रखते हैं और वो चाहते हैं, बड़ा नरम रवैया रखते हैं। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जुतई साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में आप सोच रहे हैं, जो एक परसेप्शन है, उसके बारे में बताएं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेवलपमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है, कैसे हुआ, कौन से नाम है, उस पर बात। फैसल भाई, मैं आपको ये बता रहा था कि शहबाज शरीफ के बारे में जो तासुर था कि वो मुक़्तदर हलकों के बारे में नरम रवैया रखते हैं, अब वो सूरत हाल नहीं रही। पिछले हफ्ते उनके सारी जायदादें जब्त कर ली गई, उनके बच्चों की, उनकी बेगमात की जायदादें जब्त कर ली गई। और फिर उन्होंने एक बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में, और उसके जवाब में शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। और मेरा ख्याल ये है कि वो जो मुस्लिम लीग नून वाले ये समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब मामला तय करेंगे, अब उनको भी उम्मीद नहीं रही कि शहबाज शरीफ मामला तय कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने अपने लीडर्स को इसलिए बुलाया है, अपनी पार्टी लीडर्स को, कि कोई
बड़ा लहम अख्तियार किया जाए, सख्त मुस्लिम लीग नून परेशानी का शिकार है। नून अब उसी लाइन पे आएगी जो मियां नवाज शरीफ की थी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद तो साहब। एक और बड़ी डेवलपमेंट है, श्रीलंका पाकिस्तान आ रही है टेस्ट खेलने के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे मोहतरम चीफ सेलेक्टर भी हैं, चीफ कोच भी हैं, मैं कहता हूँ चीफ कप्तान भी हैं। मिसबाह उल हक साहब चीफ कप्तान है और उनकी कप्तानी में कप्तान बड़ा प्रेशर में था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम T20 भी हार गए, हम टेस्ट भी हार गए। आज उन्होंने क्या क्या बातें की हैं और क्या अहम बातें। वसीम बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। वसीम, ये हमारे चीफ कप्तान, चीफ कोच, चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक इतना प्रेशर के अंदर आज दिखाई दिए, क्या माजरा है? देखिए फैसल साहब, आज जो पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान करने के लिए मिसबाह कज़ाफ़ी स्टेडियम आए और 45 मिनट तक वो सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते रहे। उनके साथ वो तमाम सवालात किए गए जो कि साबिक़ क्रिकेटर्स उनके ऊपर एतराज़ उठा रहे थे कि आप तीनों ओहदे आपके पास हैं, आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होती है, कप्तान ग्राउंड में अंदर होते हैं, आप बाहर से सबको चला रहे थे। तो मिसबाह ने एक ही जवाब दिया सबको कि मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरे साथ 6 सेलेक्टर्स भी हैं। आज जो सबसे अच्छी चीज़ मिसबाह ने की वो फवाद आलम की 10 साल बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी थी। फवाद 2009 में आखिरी बार पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेले। और मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि बड़े ईमानदारी और दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए बता रहे हैं बार बार कि मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, चीफ कोच भी हैं और उन्हें चीफ कप्तान भी कहा जा रहा है। उनके सामने कप्तान बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकता। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट इशू लेकर आएंगे। पाकिस्तान में नौजवानों के लिए कर्जे देने का सिलसिला शुरू है, लेकिन नौजवान कहते हैं बहुत मुश्किल से कर्ज मिल रहा है। उस्मान डार साहब से कोशिश करेंगे वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो, कर्जा कैसे लिया जाए। प्रोग्राम ये ख़त्म करो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।